क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह क्यों चमकते हैं? वे किसी भी कमरे में प्रवेश करते हैं और सारा माहौल बदल जाता है। उनकी बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी मुस्कान देखकर अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है। यह कोई जन्मजात वरदान भी नहीं है। यह एक कला है, एक विज्ञान है, जिसे सामाजिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता वह शक्ति है जो आपको इंसानों को समझने की, उनसे जुड़ने की और उनके दिलों में स्थायी जगह बनाने की क्षमता देती है। यह किताब आपको उसी यात्रा पर ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर से शुरू होती है और पूरी दुनिया तक फैलती है। पहले अध्याय में हम उस नींव को समझेंगे जिस पर सामाजिक बुद्धिमत्ता की पूरी इमारत खड़ी होती है। अध्याय: सामाजिक बुद्धिमत्ता की नींव। हर इमारत की एक नींव होती है। चाहे वह कितनी भी भव्य हो, उसकी मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक बुद्धिमत्ता की भी एक गहरी, ठोस नींव होती है, और वह नींव है स्वयं को जानने की क्षमता। जब तक आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप दूसरों को कैसे जानेंगे? जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं पहचानते, तब तक आप दूसरों की भावनाओं को कैसे महसूस करेंगे? इतिहास के पन्नों को पलटें तो आप पाएंगे कि जो महान नेता हुए हैं, जो महान दार्शनिक हुए हैं, जो महान व्यापारी हुए हैं, उन सभी में एक बात समान थी। वे लोगों को पढ़ सकते थे। वे किसी के चेहरे पर एक नज़र डालते और समझ जाते कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या डरता है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। यह वर्षों की साधना थी, अभ्यास था, और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक विशेष दृष्टिकोण था जिसे उन्होंने जानबूझकर विकसित किया था। सामाजिक बुद्धिमत्ता को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह है क्या। बहुत से लोग इसे केवल मिलनसारिता समझते हैं। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है, जो हर पार्टी में जाता है, जो हर किसी से हाथ मिलाता है, वही सामाजिक रूप से बुद्धिमान है। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। सामाजिक बुद्धिमत्ता इससे कहीं अधिक गहरी और जटिल है। सामाजिक बुद्धिमत्ता वास्तव में 5 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला स्तंभ है आत्म जागरूकता, अर्थात खुद को जानना। दूसरा स्तंभ है आत्म नियंत्रण, अर्थात अपनी भावनाओं को समझदारी से प्रबंधित करना। तीसरा स्तंभ है सहानुभूति, अर्थात दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। चौथा स्तंभ है सामाजिक कौशल, अर्थात रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने की कला। और पांचवां स्तंभ है प्रेरणा, अर्थात न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की शक्ति। आइए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। आत्म जागरूकता। यह शब्द सुनने में सरल लगता है, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। आत्म जागरूकता का अर्थ है कि आप हर पल यह जानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और वह महसूस करना आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब आप किसी बैठक में बैठे हों और कोई आपकी बात काट दे, तो आपके मन में क्या होता है? क्या आप क्रोधित होते हैं? क्या आप अपमानित महसूस करते हैं? और यदि होते हैं, तो क्या आप उस क्रोध को या उस अपमान की भावना को पहचान पाते हैं और उसे अपने व्यवहार पर हावी होने से रोक पाते हैं? एक बार की बात है, एक बड़े व्यापारिक संस्थान में एक सभा चल रही थी। उस सभा में 2 प्रबंधक थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था विक्रम। दोनों अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। जब अर्जुन बोल रहा था, तो विक्रम ने बीच में टोकते हुए कहा कि यह योजना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। अर्जुन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि यदि आपको कुछ पता होता तो ऐसा नहीं कहते। पूरी सभा शांत हो गई।
अर्जुन ने अपनी बात तो कह दी, परंतु उस एक क्षण में उसने अपनी छवि, अपने सहयोगियों का विश्वास और उस सभा में अपना प्रभाव, सब कुछ खो दिया। अब विक्रम की ओर आते हैं। कुछ महीने बाद एक और सभा हुई। इस बार विक्रम बोल रहा था और अर्जुन ने उसकी योजना की आलोचना की। विक्रम ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। क्या आप विस्तार से बताएंगे कि आपको किस पहलू में व्यावहारिक समस्या दिखती है? अर्जुन चौंक गया। उसने अपनी आपत्ति बताई। विक्रम ने ध्यान से सुना और फिर अपनी योजना में उस बिंदु को शामिल करते हुए एक बेहतर समाधान प्रस्तुत किया। सभा के अंत में सभी ने विक्रम की प्रशंसा की और उसकी योजना को स्वीकृति मिली। क्या अंतर था इन दोनों में? अर्जुन तेज था। उसकी योजना भी उतनी ही अच्छी थी, परंतु उसमें आत्म जागरूकता की कमी थी। विक्रम ने उस एक पल में अपनी भावनाओं को पहचाना, उन्हें नियंत्रित किया और फिर एक ऐसा उत्तर दिया जिसने न केवल उसकी छवि को मजबूत किया बल्कि उसकी योजना को भी बेहतर बना दिया। यही है सामाजिक बुद्धिमत्ता। आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है जिसे मनोवैज्ञानिक भावनात्मक लेखन कहते हैं। प्रतिदिन रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकालें और लिखें कि आज दिन में किन परिस्थितियों में आपने कौन कौन सी भावनाएं महसूस कीं, यह भावनाएं क्यों आईं और इन भावनाओं ने आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित किया। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे आपको अपनी भावनाओं के प्रति इतना सजग बना देगा कि आप उन्हें उत्पन्न होते ही पहचान लेंगे और फिर उन्हें प्रबंधित कर सकेंगे। दूसरा स्तंभ है आत्मनियंत्रण। आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण साथ साथ चलते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो अगला कदम है उस भावना को समझदारी से प्रबंधित करना। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। आत्मनियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाओं को दबाना बहुत हानिकारक होता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है भावनाओं को पहचानना, उनका सम्मान करना, परंतु उन्हें अपने निर्णयों और व्यवहार पर अनावश्यक रूप से हावी न होने देना। जब कोई आपको क्रोधित करे तो क्रोध का आना स्वाभाविक है, परंतु उस क्रोध में जो पहली बात मुंह से निकलने वाली हो उसे तुरंत कह देना बुद्धिमानी नहीं है। एक पल रुकिए। उस पल में आप पूछिए कि यदि मैं यह कहूं तो क्या होगा? क्या यह मेरे लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा? अधिकांश समय आप पाएंगे कि क्रोध में कही गई बात आपके लक्ष्य को नहीं बल्कि आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है। क्रोध एक जलती हुई मशाल की तरह है। यदि आप इसे दूसरों पर फेंकते हैं तो पहले आपकी उंगलियां जलती हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता का अभ्यासी यह जानता है। वह क्रोध को महसूस करता है, परंतु उस मशाल को संभाल कर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करता है। तीसरा स्तंभ है सहानुभूति। यह संभवतः सामाजिक बुद्धिमत्ता का सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन स्तंभ है। सहानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की क्षमता। न केवल यह समझना कि वह क्या महसूस कर रहा है, बल्कि उस भावना को स्वयं भी थोड़ा महसूस करना। सहानुभूति और दया में फर्क होता है। दया में आप ऊपर से नीचे देखते हैं। आप सोचते हैं कि बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है, परंतु सहानुभूति में आप उस व्यक्ति के साथ उसके बराबर में बैठते हैं। आप कहते हैं कि मैं समझता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग दया नहीं चाहते, वे समझ चाहते हैं। सहानुभूति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनने की कला सीखना। और यहां हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस अद्भुत कला को गहराई से समझेंगे। अध्याय 2, सुनने की अद्भुत कला। यदि आपसे पूछा जाए
कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि बोलना। परंतु यह उत्तर आधा सच है। संवाद में जितना महत्वपूर्ण बोलना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सुनना। और सच्चा सुनना, वह सुनना जो संबंधों को गहरा करता है, जो विश्वास बनाता है, जो लोगों को आपकी ओर खींचता है, वह एक दुर्लभ कला है। हम में से अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक सामने वाला बोल रहा होता है, और उस प्रतीक्षा में हम अपना अगला वाक्य तैयार करते रहते हैं। यह सुनना नहीं है, यह केवल बारी का इंतजार करना है। और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होता है। उन्हें लगता है कि हम उनकी बात में रुचि नहीं रखते, कि हम उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि एक औसत व्यक्ति किसी की बात सुनते समय केवल 17 सेकंड के बाद अपने मन में दूसरे विचार आने देता है। केवल 17 सेकंड। इसका अर्थ यह है कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है, तो आप उसके पहले वाक्य के समाप्त होने से पहले ही कहीं और चले जाते हैं। सक्रिय श्रवण, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जो आपको वास्तव में सुनने में सक्षम बनाती है। सक्रिय श्रवण के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है उपस्थिति, अर्थात पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होना। दूसरा है प्रतिबिंब, अर्थात सामने वाले की भावनाओं और विचारों को दर्पण की तरह वापस उन तक पहुंचाना। और तीसरा है जिज्ञासा, अर्थात सच्ची उत्सुकता के साथ प्रश्न पूछना। उपस्थिति का अर्थ है कि जब कोई आपसे बात करे, तो आप केवल उसी के लिए उपलब्ध हों। आपका फोन बंद हो या एक तरफ रखा हो, आपकी आंखें सामने वाले पर हों, आपका मन उसी की बातों में हो। यह सरल लगता है, परंतु आज के समय में जब हमारे पास ध्यान खींचने वाली चीजें इतनी अधिक हैं, यह सबसे कठिन काम है। प्रतिबिंब का अर्थ है कि जब सामने वाला बोल रहा हो, तो आप उसकी बातों को अपने शब्दों में दोहराएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि मुझे अपने काम में बहुत तनाव हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इस समय काफी दबाव में हैं। यह सुनकर सामने वाले को लगेगा कि आपने उन्हें वास्तव में सुना। यह एक जादुई प्रभाव पैदा करता है। लोग खुलने लगते हैं, अधिक साझा करने लगते हैं। जिज्ञासा का अर्थ है प्रश्न पूछना, परंतु सही प्रकार के प्रश्न। बंद प्रश्न, जैसे कि क्या आप ठीक हैं, का उत्तर केवल हाँ या नहीं में आता है और बातचीत वहीं रुक जाती है। खुले प्रश्न, जैसे कि इस स्थिति में आपको सबसे कठिन क्या लगा, लोगों को अपने अनुभव और भावनाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक रोचक उदाहरण से समझते हैं। एक दिन एक युवा लड़की अपने पिता के पास आई और बोली कि पापा, आज स्कूल में बहुत बुरा हुआ। मेरी सहेलियों ने मुझे अपने समूह से बाहर कर दिया। पिता के पास 2 विकल्प थे। पहला था कि वे तुरंत समाधान दें और कहें कि चिंता मत करो, नई सहेलियां बनाओ। दूसरा था कि वे पहले सुने। पिता ने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत कठिन रहा होगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ था, बताओ मुझे। लड़की ने पूरी बात बताई। पिता ने बीच बीच में केवल पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, और समझ सकता हूं। जब लड़की ने सब बता दिया, तो उसने खुद कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए। पिता ने उसे कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने केवल सुना, और उस सुनने ने लड़की को अपना समाधान स्वयं खोजने में सहायता की। यही है सक्रिय श्रवण की शक्ति। जब आप वास्तव में किसी को सुनते हैं, तो आप उन्हें न केवल सुना हुआ महसूस कराते हैं, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर देते हैं। परंतु सुनने में एक और महत्वपूर्ण आयाम है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वह है शरीर की भाषा को सुनना। मनुष्य के संवाद का एक बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर की भाषा से होता है। एक अध्ययन के अनुसार संवाद में शब्दों का योगदान केवल 7% होता है,
स्वर की गुणवत्ता अर्थात आवाज का उतार चढ़ाव 38% होता है और शरीर की भाषा 55% होती है। इसका अर्थ है कि जब कोई आपसे बात करे तो आप केवल उनके शब्द न सुनें, उनके चेहरे के भाव देखें, उनकी आंखें क्या कह रही हैं, उनके हाथ कैसे हैं, खुले हैं या बंधे हुए हैं, उनका शरीर आपकी ओर झुका हुआ है या दूर, उनकी आवाज में कंपन है या दृढ़ता। यह सब मिलकर आपको उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति बताते हैं, जो अक्सर उनके शब्दों से कहीं अधिक सच होती है। एक सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी संकेतों को पढ़ना जानता है। वह जानता है कि जब कोई कहे कि सब ठीक है परंतु उसकी आंखें नम हों, तो वास्तव में सब ठीक नहीं है और वह उस क्षण में सही प्रश्न पूछना जानता है, सही तरीके से, जिससे सामने वाला अपना दर्द या अपनी खुशी साझा कर सके। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। शरीर की भाषा केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि आप स्वयं भी अपनी शरीर की भाषा के माध्यम से बहुत कुछ संप्रेषित करते हैं। और यह हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि बिना शब्दों के कैसे बोला जाए। अध्याय 3, शरीर की भाषा और मौन की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार में बैठे हैं। आपके सामने बैठे व्यक्ति ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, परंतु आप उनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। उनके बैठने का तरीका, उनकी मुद्रा, उनकी दृष्टि, उनके हाथों की स्थिति, यह सब आपको उनके बारे में एक पूरी कहानी बता रहे हैं। यही है शरीर की भाषा की शक्ति। शरीर की भाषा दो प्रकार की होती है। एक है वह जो हम जानबूझकर प्रयोग करते हैं और दूसरी है वह जो स्वाभाविक रूप से निकलती है। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अभ्यासी को दोनों की समझ होती है। वह स्वयं की शरीर की भाषा को सजग होकर नियंत्रित करता है और दूसरों की स्वाभाविक शरीर की भाषा को पढ़ता है। शरीर की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। जब आप सीधे बैठते हैं, अपने कंधे पीछे की ओर खींचे हुए और सिर ऊपर उठाए हुए, तो आप आत्मविश्वास और खुलेपन का संदेश देते हैं। इसके विपरीत, जब आप झुके हुए बैठते हैं, कंधे आगे की ओर मुड़े हुए, तो आप असुरक्षा और संकोच का संदेश देते हैं। वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया है कि मुद्रा न केवल दूसरों को प्रभावित करती है, बल्कि आप स्वयं को भी प्रभावित करती है। जब आप आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा में बैठते हैं, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और कोर्टिसोल का स्तर घटता है। अर्थात आप वास्तव में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। यह एक अद्भुत खोज है। आपका शरीर आपके मन को प्रभावित कर सकता है। आंखों का संपर्क सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप किसी से बात करते समय उचित मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि आप उनमें रुचि रखते हैं, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, कि आप उनका सम्मान करते हैं। परंतु यहां उचित मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत कम आंखों का संपर्क असुरक्षा या असम्मान का संकेत देता है और बहुत अधिक आंखों का संपर्क असुविधाजनक और डरावना लग सकता है। एक सामान्य नियम यह है कि बातचीत के दौरान लगभग 60 से 70% समय आंखों का संपर्क बनाए रखें। जब आप बोल रहे हों तो थोड़ा कम, और जब आप सुन रहे हों तो थोड़ा अधिक। मुस्कान के बारे में भी बात करना आवश्यक है। एक वास्तविक मुस्कान और एक नकली मुस्कान में फर्क होता है, और लोग इस फर्क को अवचेतन रूप से महसूस करते हैं। वास्तविक मुस्कान, जिसे डुचेन स्माइल भी कहते हैं, केवल होठों तक सीमित नहीं रहती। यह आंखों तक पहुंचती है और आंखों के कोनों में छोटी छोटी रेखाएं बनाती हैं। नकली मुस्कान केवल होठों पर होती है। जब आप किसी से मिलें तो वास्तविक प्रसन्नता के साथ मुस्कुराएं। यह वास्तविक प्रसन्नता कैसे लाएं? सामने वाले व्यक्ति में कुछ अच्छा खोजें। यह सरल विचार
आपकी मुस्कान को वास्तविक बना देगा। हाथों की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बात करते समय अपने हाथों का उपयोग करते हैं और वे हाथ खुले और दृश्यमान होते हैं, तो यह ईमानदारी और खुलेपन का संकेत है। जब हाथ पीठ के पीछे हों या जेब में हों, तो यह कुछ छुपाने का या असहजता का संकेत हो सकता है। अब मौन की शक्ति पर आते हैं। मौन को अक्सर कमजोरी या अज्ञानता का संकेत माना जाता है, परंतु सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मौन एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। एक सही समय पर लिया गया मौन किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप तुरंत उत्तर देने की बजाय एक पल रुकें, तो यह मौन कई संदेश देता है। यह दर्शाता है कि आप प्रश्न को गंभीरता से ले रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपका उत्तर सोचा समझा होगा। और यह दर्शाता है कि आपको जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। महान वक्ता और नेता मौन का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। जब वे कोई महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तो उसके बाद एक पल के लिए रुक जाते हैं। यह मौन उनके शब्दों को श्रोताओं के मन में गहराई से उतरने का समय देता है। इसी प्रकार जब कोई आपको कुछ बताए और बात पूरी करे, तो तुरंत अपनी राय देने की बजाय एक पल के लिए रुकें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बात को पचा रहे हैं, सोच रहे हैं। यह उन्हें बहुत मूल्यवान महसूस कराता है। शरीर की भाषा और मौन की इस समझ के साथ हम अब एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पहली मुलाकात में ही एक अमिट छाप कैसे छोड़ी जाए। अध्याय 4, पहली छाप और स्थायी प्रभाव। पहली छाप के बारे में एक पुरानी कहावत है कि पहली छाप ही अंतिम छाप होती है। विज्ञान इस कहावत की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी नए व्यक्ति के बारे में पहले कुछ सेकंड में ही एक राय बना लेता है। यह राय इतनी गहरी होती है कि बाद में उसे बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको हर समय कोई कृत्रिम भूमिका निभानी है। पहली छाप को प्रभावशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रामाणिकता। अपने वास्तविक बेहतरीन रूप को सामने लाना। पहली मुलाकात में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है आपकी उपस्थिति। जब आप किसी से पहली बार मिलें, तो उस क्षण के लिए पूरी तरह उपस्थित हों। आपका ध्यान केवल उस व्यक्ति पर हो। यह उन्हें बहुत विशेष महसूस कराता है। दूसरी है आपका अभिवादन। एक दृढ़, गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना, आंखों में देखकर मुस्कुराना और व्यक्ति का नाम लेकर अभिवादन करना। ये तीन छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत प्रभावशाली पहली छाप बनाती हैं। नाम का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महान नेता और व्यापारी डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। जब आप किसी का नाम लेते हैं, तो उनका मस्तिष्क उस ध्वनि पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वे अधिक सतर्क और अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। परंतु पहली मुलाकात में अक्सर एक समस्या आती है, और वह है नाम भूल जाना। यह बहुत सामान्य है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हमारा मन इतना व्यस्त होता है कि हम नाम सुनते हैं, परंतु उसे याद नहीं रख पाते। इसका एक सरल उपाय है। जैसे ही कोई अपना नाम बताए, उसे तुरंत एक वाक्य में दोहराएं। उदाहरण के लिए, नमस्ते अमर, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। से नाम आपकी स्मृति में थोड़ा गहरा उतर जाता है। पहली छाप बनाने में जिज्ञासा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से मिलें और उनके बारे में सच्ची जिज्ञासा दिखाएं, तो वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लोगों का सबसे पसंदीदा विषय वे स्वयं हैं। जो व्यक्ति उनमें रुचि दिखाता है, उनके बारे में प्रश्न पूछता है और उनकी बातें ध्यान से सुनता है, उसे वे दिलचस्प और समझदार मानते हैं। एक बार की बात है, दो मित्र एक पार्टी में गए। पहले मित्र ने पूरी शाम अपनी उपलब्धियों, अपनी यात्राओं और अपनी योजनाओं के बारे में बात की।
दूसरे मित्र ने लोगों से उनके जीवन, उनके अनुभवों और उनके सपनों के बारे में पूछा और ध्यान से सुना। पार्टी के बाद जब लोगों से पूछा गया कि दोनों में से कौन अधिक रोचक था, तो सभी ने दूसरे मित्र का नाम लिया। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें रोचक महसूस कराया था। पहली छाप के बाद आता है स्थायी प्रभाव। यह एक बार की बात नहीं है, यह निरंतर बनाए रखा जाता है। स्थायी प्रभाव बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विश्वसनीयता। आप जो कहते हैं वह करते हैं। यदि आपने किसी से कहा कि मैं आपको कल फोन करूंगा, तो कल फोन करें। यदि आपने कहा कि मैं यह जानकारी भेज दूंगा, तो भेज दें। यह छोटी छोटी बातें मिलकर एक अटूट विश्वास की नींव रखती हैं, और इसी विश्वास की नींव पर टिके होते हैं गहरे और स्थायी संबंध। अब हम उसी विषय पर चलते हैं। संबंधों की कला, अध्याय 5। संबंधों की गहरी कला। संबंध जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह बात सुनने में भावनात्मक लगती है, परंतु इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया जो 80 वर्षों तक चला। इसमें सैकड़ों लोगों के जीवन का अध्ययन किया गया। निष्कर्ष था कि जो लोग गहरे, सार्थक संबंध रखते हैं, वे न केवल अधिक प्रसन्न होते हैं, बल्कि अधिक स्वस्थ और अधिक दीर्घायु भी होते हैं। परंतु गहरे संबंध स्वयं नहीं बनते, उन्हें बनाया और पोषित किया जाता है, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। पहला सिद्धांत है देने का सिद्धांत। सामाजिक रूप से बुद्धिमान लोग पहले देते हैं और बाद में लेने की अपेक्षा रखते हैं। वे जब भी किसी से मिलते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं। क्या मैं कोई जानकारी साझा कर सकता हूं? क्या मैं किसी से उनका परिचय करा सकता हूं? क्या मैं उनकी किसी समस्या में सहायता कर सकता हूं? यह सोच एक अद्भुत चक्र बनाती है। जब आप देते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं तो वे भी आपको देना चाहते हैं। इस प्रकार संबंध पनपते हैं और मजबूत होते हैं। दूसरा सिद्धांत है प्रामाणिकता का सिद्धांत। लोग नकल को पहचानते हैं। यदि आप कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो देर सवेर वह दिखावा उजागर हो जाता है और तब विश्वास टूट जाता है। प्रामाणिकता का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस रखना। जब आप किसी के सामने यह स्वीकार करते हैं कि मुझे इस विषय में अधिक ज्ञान नहीं है या मैंने वह गलती की, तो आप उनके नज़र में और अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। कमजोरी स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। तीसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। संबंध तब टूटते हैं जब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक पौधे की तरह जिसे नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, संबंधों को भी नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको हर दिन हर किसी से मिलना होगा, परंतु समय समय पर एक संदेश, एक फोन कॉल, एक विचार साझा करना, यह छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक मजबूत संबंध बनाते हैं। संबंधों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहमति और असहमति का कुशल प्रबंधन। हर संबंध में मतभेद होते हैं, यह स्वाभाविक है और वास्तव में स्वस्थ भी है। मतभेद नहीं होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी राय दबा रहा है, परंतु मतभेदों को कैसे संभाला जाता है, यह संबंध की गुणवत्ता निर्धारित करता है। जब आपकी राय किसी से भिन्न हो, तो पहले उनकी बात को पूरी तरह सुनें। फिर उनके दृष्टिकोण में जो भी सत्य या तर्क संगत है उसे स्वीकार करें, और उसके बाद अपनी राय विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। इस क्रम का पालन करने से असहमति एक संघर्ष नहीं बनती, बल्कि एक उत्पादक संवाद बन जाती है। संबंधों की इस गहरी समझ के साथ हम अब एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है प्रभाव और नेतृत्व की कला। अध्याय 6। प्रभाव और नेतृत्व की कला।
नेतृत्व के बारे में एक बहुत पुरानी और गलत धारणा है कि नेता वह होता है जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है, जो सबसे अधिक आदेश देता है और जो सबसे अधिक शक्ति रखता है। परंतु वास्तविक नेतृत्व इसके विपरीत है। वास्तविक नेतृत्व वह है जो लोगों को प्रेरित करता है, जो उन्हें उनकी क्षमताओं से परिचित कराता है और जो उन्हें उनसे भी आगे जाने में सहायता करता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का अत्यंत गहरा संबंध है। एक अध्ययन में पाया गया कि किसी नेता की सफलता में तकनीकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता का योगदान मात्र 30% होता है। शेष 70% उनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता से आता है। प्रभाव और नेतृत्व की कला में सबसे पहला तत्व है दृष्टि। एक सच्चा नेता वह देखता है जो दूसरे नहीं देख पाते। वह भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देखता है और उस तस्वीर को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि लोग उसे अपना सपना बना लेते हैं। दृष्टि को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने की कला है कहानी सुनाना। जब आप किसी विचार या योजना को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह लोगों के मन में गहराई से उतरती है। आंकड़े और तथ्य लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, परंतु कहानियां उन्हें महसूस कराती हैं और जो महसूस होता है वह याद रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी टीम को एक नई परियोजना के बारे में बताना चाहते हैं। आप दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका है कि आप आंकड़े और लक्ष्य बताएं। दूसरा तरीका है कि आप एक कहानी सुनाएं। आप कहें कि मुझे याद है 3 साल पहले जब हमारे एक ग्राहक ने हमसे संपर्क किया था। उनकी समस्या इतनी जटिल थी कि कोई भी उसका समाधान नहीं दे पा रहा था। हमने रातों रात काम किया, नई सोच के साथ आए और उनकी समस्या को हल किया। आज वह ग्राहक हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। यह नई परियोजना उसी सोच का विस्तार है। हम फिर से वह करने जा रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता। इस दूसरे तरीके में आंकड़े नहीं हैं, परंतु भावना है, और वह भावना टीम को एकजुट करती है, प्रेरित करती है और उन्हें उस परियोजना से जोड़ती है। प्रभावशाली नेतृत्व का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है लोगों को महत्व देना। चाहे वह किसी भी पद पर हो, महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके विचारों का सम्मान किया जाए और उसके योगदान को पहचाना जाए। एक सच्चा नेता यह समझता है। वह अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य की विशेष प्रतिभा को पहचानता है और उसे निखारने का अवसर देता है। जब लोग महत्वपूर्ण महसूस करते हैं तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है संघर्षों का प्रबंधन। जहां लोग हैं वहां मतभेद हैं, और जहां मतभेद हैं वहां संघर्ष की संभावना है। एक कुशल नेता संघर्षों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें कुशलतापूर्वक सुलझाता है। संघर्ष सुलझाने में सबसे पहला कदम है सुनना। दोनों पक्षों को बिना निर्णय के सुनना। दूसरा कदम है उस सामान्य भूमि को खोजना जहां दोनों पक्ष सहमत हैं। और तीसरा कदम है एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करे। यहां एक बात याद रखना आवश्यक है। संघर्ष का समाधान हमेशा समझौता नहीं होता। कभी-कभी एक पक्ष सही होता है और दूसरा गलत। एक कुशल नेता निष्पक्षता से यह पहचानता है और सही निर्णय लेता है, भले ही वह निर्णय किसी एक पक्ष को कम पसंद आए। नेतृत्व की इस कला में अब हम एक ऐसे पहलू की ओर बढ़ते हैं जो नेतृत्व को और भी शक्तिशाली बनाता है, और वह है संवाद की कला। विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में संवाद की कला। अध्याय 7। कठिन परिस्थितियों में संवाद। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कुछ ऐसा कहना होता है जो कहना कठिन होता है। किसी को बुरी खबर देना, किसी की आलोचना करना, किसी से माफी मांगना, किसी के साथ सहमत होना, जबकि वह व्यक्ति बहुत भावनात्मक स्थिति में हो। यह परिस्थितियां हमारी सामाजिक बुद्धिमत्ता की
सबसे कठिन परीक्षाएं होती हैं। इन परिस्थितियों में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है समय और स्थान का चुनाव। जब आप किसी से कोई कठिन बात करनी हो तो उसके लिए एक उचित समय और एकांत स्थान चुनें। सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करना उन्हें अपमानित करता है और संवाद को कठिन बनाता है। एकांत में, जब दोनों पक्ष शांत हों और समय हो, तो कठिन बातें अधिक सफलतापूर्वक कहीं और सुनी जा सकती हैं। रचनात्मक आलोचना की एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है जिसे सैंडविच तकनीक कहते हैं। इसमें आलोचना को दो सकारात्मक बातों के बीच रखा जाता है। पहले व्यक्ति में जो अच्छाई है उसे स्वीकार करें, फिर सुधार का सुझाव दें और अंत में उन पर विश्वास व्यक्त करें। यह तकनीक इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता और आलोचना को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार होता है। परंतु यहां सावधानी आवश्यक है। सैंडविच तकनीक तभी काम करती है जब दोनों सकारात्मक बातें वास्तविक हों। यदि आप केवल आलोचना करने के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं तो लोग उसे पहचान लेते हैं और विश्वास टूटता है। माफी मांगने की कला भी सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक सच्ची माफी 3 तत्वों से बनी होती है। पहला है स्वीकृति। आपने क्या गलत किया उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करें, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्त के। दूसरा है सहानुभूति। आपकी गलती से सामने वाले को क्या महसूस हुआ उसे समझें और उसके प्रति संवेदना व्यक्त करें। तीसरा है सुधार का वादा। आगे क्या परिवर्तन करेंगे यह बताएं। एक गलत माफी जो बहुत सामान्य है वह है, मुझे माफ कर दो यदि तुम्हें बुरा लगा। यह माफी नहीं है। इसमें कोई स्वीकृति नहीं है। इसमें सहानुभूति नहीं है। यह वास्तव में कह रहा है कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, परंतु यदि तुम्हारी भावनाएं इतनी नाजुक हैं तो ठीक है। एक सच्ची माफी इस प्रकार होती है कि मैंने जो कहा वह गलत था। मैं समझता हूं कि उससे आपको कितना दर्द हुआ। मुझे खेद है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यह अंतर केवल शब्दों का नहीं है, यह दृष्टिकोण का और जिम्मेदारी लेने की इच्छा शक्ति का अंतर है। बुरी खबर देना भी एक कौशल है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकांश लोग या तो बहुत बेरहमी से सीधी बात कह देते हैं जिससे सामने वाला आहत होता है, या वे बात को इतना घुमाते फिराते हैं कि मुख्य बात ही खो जाती है। एक कुशल संवादक पहले सामने वाले को मानसिक रूप से तैयार करता है, फिर स्पष्ट और दयालु तरीके से बात कहता है और उसके बाद सहायता और समर्थन प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में संवाद की इन तकनीकों को जानने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी हमें समझ होनी चाहिए। वह है विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के साथ कैसे संवाद किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और एक ही तरीका सबके साथ काम नहीं करता। अध्याय 8, विभिन्न व्यक्तित्वों को समझना। एक बगीचे की कल्पना कीजिए जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हों। गुलाब को अधिक धूप चाहिए, कमल को पानी में खिलना है और कैक्टस को बहुत कम देखभाल में जीवित रहना है। एक बुद्धिमान माली यह जानता है। वह हर फूल की आवश्यकता के अनुसार देखभाल करता है। यही बात मानवीय संबंधों पर भी लागू होती है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को समझने के कई सिद्धांत हैं। इनमें से एक सरल और अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है 4 मुख्य व्यक्तित्व प्रकारों का। इन्हें डिस्क मॉडल के नाम से जाना जाता है। डी अर्थात प्रभुत्वशाली, आई अर्थात प्रभावशाली, एस अर्थात स्थिर और सी अर्थात विवेकशील। पहला प्रकार है प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व। ये लोग लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे तेज निर्णय लेते हैं, सीधी बात करते हैं और चुनौतियों को पसंद करते हैं। इनसे संवाद करते समय सीधे बिंदु पर आएं, बिना अनावश्यक विस्तार के। इन्हें विकल्प दें और उन्हें निर्णय लेने का अवसर दें। दूसरा प्रकार है प्रभावशाली व्यक्तित्व।
ये लोग उत्साही, रचनात्मक और सामाजिक होते हैं। वे नई विचारों में रुचि रखते हैं और दूसरों को प्रेरित करना पसंद करते हैं। इनसे संवाद करते समय उनके विचारों की सराहना करें, उन्हें अपनी भावनाएं और सपने साझा करने का अवसर दें और बातचीत में उत्साह और ऊर्जा रखें। तीसरा प्रकार है स्थिर व्यक्तित्व। ये लोग शांत, धैर्यवान और सहयोगी होते हैं। वे परिवर्तन से थोड़ा सतर्क रहते हैं और स्थिरता को महत्व देते हैं। इनसे संवाद करते समय धीरज रखें, उन्हें सोचने और पचाने का समय दें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन से उनके जीवन में स्थिरता आएगी। चौथा प्रकार है विवेकशील व्यक्तित्व। ये लोग विश्लेषणात्मक, सटीक और गुणवत्ता केंद्रित होते हैं। वे निर्णय लेने से पहले बहुत सोचते हैं और सभी तथ्यों को जानना चाहते हैं। इनसे संवाद करते समय तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करें, उनके प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दें और उन्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव न डालें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक प्रकार का नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों का मिश्रण होता है, परंतु एक या दो प्रकार अधिक प्रभावशाली होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार यह मिश्रण बदल भी सकता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता का अभ्यासी यह पहचानना सीखता है कि उसके सामने जो व्यक्ति है, उसमें कौन सा व्यक्तित्व प्रकार प्रमुख है, और फिर वह अपने संवाद की शैली, अपनी भाषा, अपनी गति और अपना दृष्टिकोण उसके अनुसार समायोजित करता है। यह लचीलापन सामाजिक बुद्धिमत्ता की एक बड़ी शक्ति है। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो आज के डिजिटल युग में अत्यंत प्रासंगिक है। वह है डिजिटल संवाद में सामाजिक बुद्धिमत्ता। अध्याय 9। डिजिटल युग में सामाजिक बुद्धिमत्ता। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी बहुत सी बातचीत स्क्रीन के माध्यम से होती है। संदेश, ईमेल, वीडियो कॉल, सामाजिक माध्यम, यह सब नई चुनौतियां लेकर आए हैं। क्योंकि डिजिटल संवाद में शरीर की भाषा, आवाज का उतार-चढ़ाव और वह तत्काल मानवीय संपर्क जो व्यक्तिगत मुलाकात में होता है, वह सब सीमित या अनुपस्थित होता है। एक लिखित संदेश बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता है। एक वाक्य जिसे आपने हल्के मन से लिखा हो, सामने वाले को कौनी या अशिष्ट लग सकता है। इसीलिए डिजिटल संवाद में कुछ विशेष सावधानियां आवश्यक हैं। पहली सावधानी है स्पष्टता। जब आप लिखित रूप में संवाद करें, तो अपने शब्दों को यथासंभव स्पष्ट रखें। कोई भी अनावश्यक संक्षेपण या संकेत जो गलत समझा जा सकता हो, उससे बचें। यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण और जटिल विषयों पर लिखने की बजाय फोन पर या आमने-सामने बात करें। दूसरी सावधानी है प्रतिक्रिया का समय। जब कोई आपको संदेश भेजे और आप समय पर उत्तर दें, तो यह उन्हें महत्व देने का संकेत है। यदि आप बहुत देर से उत्तर देते हैं, तो सामने वाले को लग सकता है कि आप उन्हें महत्व नहीं देते। और यदि आप तुरंत उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो एक संक्षिप्त संदेश भेजें जिसमें बताएं कि आप थोड़ी देर में उत्तर देंगे। तीसरी सावधानी है डिजिटल उपस्थिति का प्रबंधन। सामाजिक माध्यम पर आप जो साझा करते हैं, जिस भाषा में लिखते हैं और जिस प्रकार से दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, यह सब मिलकर आपकी डिजिटल छवि बनाते हैं। और आज के समय में यह डिजिटल छवि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वास्तविक जीवन की छवि। वीडियो कॉल में सामाजिक बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में भी बात करना आवश्यक है। वीडियो कॉल व्यक्तिगत मुलाकात और फोन कॉल के बीच की एक अवस्था है। इसमें आप एक दूसरे को देख सकते हैं, परंतु पूरी शरीर की भाषा नहीं दिखती। इसलिए वीडियो कॉल में चेहरे के भाव और आंखों का संपर्क और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो कॉल में एक सामान्य गलती है कैमरे की बजाय स्क्रीन को देखना। जब आप स्क्रीन को देखते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप उनकी आंखों में नहीं देख रहे। कैमरे में देखने का प्रयास करें। यह पहले असुविधाजनक लग सकता है, परंतु यह आंखों के संपर्क का
एहसास देता है, जो विश्वास और जुड़ाव का निर्माण करता है। डिजिटल युग ने संवाद के नए अवसर भी दिए हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, उनके साथ विचार साझा कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। एक सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों का लाभ उठाता है, परंतु डिजिटल संबंधों को वास्तविक जीवन के गहरे संबंधों का विकल्प नहीं मानता। डिजिटल संवाद की इन बारीकियों को समझने के बाद हम अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और वह है भावनात्मक लचीलापन। अध्याय 10। भावनात्मक लचीलापन। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, निराशाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, लोग आपको निराश करते हैं, परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के विपरीत होती हैं। इन क्षणों में आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। भावनात्मक लचीलापन वह क्षमता है जो आपको कठिन परिस्थितियों में टूटने से बचाती है और शीघ्र संभलने में सहायता करती है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित किया जा सकता है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने का पहला तरीका है दृष्टिकोण बदलना। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो यह पूछने की बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह पूछें कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। यह एक छोटा सा परिवर्तन है, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। पहला प्रश्न आपको पीड़ित की भूमिका में रखता है, दूसरा प्रश्न आपको एक सीखने वाले की भूमिका में रखता है। दूसरा तरीका है समर्थन का नेटवर्क बनाना। कोई भी अकेले नहीं जी सकता। जब कठिन समय आए तो उन लोगों का साथ होना आवश्यक है जो आपको समझते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं और जो आपको सच्ची बात बता सकते हैं। ऐसे संबंधों को पोषित करना भावनात्मक लचीलेपन की तैयारी है। तीसरा तरीका है स्वयं की देखभाल। भावनात्मक लचीलापन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, पोषण युक्त भोजन करते हैं और मानसिक विश्राम के लिए समय निकालते हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। चौथा तरीका है वर्तमान में जीना। अधिकांश मानसिक कष्ट या तो भूतकाल की पश्चाताप से आता है या भविष्य की चिंता से। वर्तमान क्षण में जीना, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, आपको उन दोनों से मुक्त करता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप जो है उसे स्वीकार कर सकते हैं और उसके साथ जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं। एक बहुत प्रेरणादायक उदाहरण है एक प्रसिद्ध वायलिन वादक का। एक बार जब वह मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके वायलिन की एक तार टूट गई। वह रुक सकते थे, वह माफी मांग सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3 तारों पर ही वह संगीत बजाया जो 4 तारों पर बजाया जाना था, और कहा जाता है कि वह प्रदर्शन उनके सबसे अद्भुत प्रदर्शनों में से एक था। जब बाद में उनसे पूछा गया कि उन्होंने रुकने की बजाय जारी रखा क्यों, तो उन्होंने कहा कि यदि तार टूट गई है तो जो बची हैं उनसे संगीत बनाते हैं। यही है भावनात्मक लचीलापन। जो कुछ आपके पास है उससे आगे बढ़ना। जो टूट गया है उसके लिए रुकने की बजाय जो बचा है उसे सुंदर बनाना। भावनात्मक लचीलेपन के इस अध्याय के बाद हम अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सामाजिक बुद्धिमत्ता के शिखर को छूता है, और वह है करुणा और सेवा की शक्ति। अध्याय 11। करुणा और सेवा की शक्ति। सामाजिक बुद्धिमत्ता के सभी कौशल, सभी तकनीकें, सभी सिद्धांत तब तक अधूरे हैं जब तक उनके मूल में करुणा ना हो। करुणा वह भावना है जो आपको दूसरों के कष्ट से द्रवित करती है और उनकी सहायता के लिए प्रेरित करती है। और यह करुणा तब वास्तव में शक्तिशाली बन जाती है जब वह सेवा में परिवर्तित होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि करुणा एक कोमल, निष्क्रिय भावना है, परंतु यह सोच गलत है। करुणा एक अत्यंत सक्रिय और शक्तिशाली शक्ति है। जब आप करुणापूर्वक कार्य करते हैं तो आप
न केवल दूसरों की सहायता करते हैं, बल्कि आप स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में आनंद और पुरस्कार से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं। अर्थात दूसरों की सेवा करना न केवल उन्हें, बल्कि आपको भी प्रसन्न करता है। इसे मनोवैज्ञानिक हेल्पर्स हाई कहते हैं। परंतु करुणापूर्ण होने में एक संतुलन आवश्यक है। आप तब तक दूसरों की सहायता कर सकते हैं जब तक आप स्वयं भरे हुए हैं। यदि आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं और केवल दूसरों के लिए जीते हैं, तो आप धीरे धीरे रिक्त हो जाएंगे। और एक रिक्त बर्तन से दूसरे बर्तन नहीं भरे जा सकते। इसलिए सामाजिक बुद्धिमत्ता का अभ्यासी स्वयं की भी उसी करुणा से देखभाल करता है जिससे वह दूसरों की करता है। वह अपनी सीमाएं जानता है। वह न कहना जानता है जब आवश्यक हो। और वह जानता है कि स्वयं का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि यह एक आवश्यकता है ताकि वह दूसरों की बेहतर सेवा कर सके। सेवा का सबसे प्रभावशाली रूप है वह सेवा जो बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। जब आप किसी की सहायता करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, तो आप एक अत्यंत शक्तिशाली बंधन बनाते हैं। और विचित्र बात यह है कि जब आप अपेक्षाओं से मुक्त होकर देते हैं, तो आपको सबसे अधिक वापस मिलता है। यह जीवन का एक अद्भुत विरोधाभास है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, यह सभी महान व्यक्तित्व करुणा और सेवा की शक्ति के जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने सामाजिक बुद्धिमत्ता को अपने जीवन का केंद्र बनाया। उन्होंने लोगों को समझा, उनसे जुड़े, उनकी सेवा की, और इस प्रक्रिया में वे इतिहास में अमर हो गए। करुणा और सेवा की इस शक्ति के साथ हम अब अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सभी सिद्धांतों और तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें। अध्याय 12, दैनिक अभ्यास और जीवन शैली में परिवर्तन। ज्ञान और अनुभव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आप इस पुस्तक में जो कुछ पढ़ रहे हैं, यह ज्ञान है। परंतु जब तक यह ज्ञान आपके दैनिक व्यवहार में नहीं उतरता, तब तक यह केवल विचार है। और विचार अकेले जीवन नहीं बदलते। जीवन बदलता है अभ्यास से। सामाजिक बुद्धिमत्ता को जीवन में उतारने के लिए कुछ दैनिक अभ्यास हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं। पहला अभ्यास है प्रतिदिन एक व्यक्ति के साथ वास्तविक और गहरी बातचीत करना। आज की व्यस्त जिंदगी में हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, परंतु बहुत कम लोगों के साथ वास्तव में जुड़ते हैं। प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के साथ, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या सहकर्मी हो, एक ऐसी बातचीत करें जिसमें आप पूरी तरह उपस्थित हों, जिसमें आप सुनें, प्रश्न पूछें और उनके साथ वास्तविक जुड़ाव महसूस करें। दूसरा अभ्यास है कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन 3 ऐसी बातों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और उनमें से कम एक बात किसी व्यक्ति से जुड़ी हो, और उस व्यक्ति को बताएं कि आप उनके लिए कृतज्ञ हैं। यह एक अत्यंत सरल परंतु गहरा परिवर्तन लाने वाला अभ्यास है। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले को असाधारण रूप से अच्छा महसूस होता है और आप स्वयं भी प्रसन्नता और संतोष अनुभव करते हैं। तीसरा अभ्यास है प्रतिदिन किसी अजनबी के साथ एक छोटी सकारात्मक बातचीत करना। यह दुकानदार हो सकता है, बस में बैठा यात्री हो सकता है, या कार्यालय में किसी नए विभाग का व्यक्ति हो सकता है। यह छोटी छोटी बातचीतें आपकी सामाजिक मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और आपको नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा से भरती हैं। चौथा अभ्यास है प्रतिदिन शाम को कुछ मिनट इस पर विचार करना कि आज आपने सामाजिक बुद्धिमत्ता के कौशलों का उपयोग कहाँ किया, कहाँ आप बेहतर कर सकते थे, और कल आप क्या अलग करेंगे।
यह आत्म समीक्षा का अभ्यास आपकी प्रगति को तेज करता है। पांचवां अभ्यास है निरंतर सीखते रहना। सामाजिक बुद्धिमत्ता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सीखने की कोई सीमा नहीं है। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, हर परिस्थिति जिसका आप सामना करते हैं, हर किताब जो आप पढ़ते हैं, यह सब आपके शिक्षक हैं। एक जिज्ञासु मन रखें और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करें। जीवन शैली में परिवर्तन करने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखें। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह धीरे धीरे एक दिन में एक छोटे कदम से होता है। यदि आप एक साथ बहुत अधिक परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बजाय एक या दो अभ्यास चुनें और उन्हें तब तक करते रहें जब तक वे आपकी स्वाभाविक आदत न बन जाएं। फिर उसमें और जोड़ें। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, परंतु यदि आप प्रतिदिन उसे पानी देते रहें तो एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में अनेक लोग आश्रय पाते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता भी ऐसी ही है। इसे पोषित करते रहें और एक दिन यह आपका सबसे बड़ा सामर्थ्य बन जाएगी। अध्याय 13। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता। हम एक विविध दुनिया में रहते हैं। विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न मूल्य, विभिन्न दृष्टिकोण। यह विविधता मानवता की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। परंतु यह विविधता तभी शक्ति बनती है जब हम उसे समझें, उसका सम्मान करें और उसके साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करना सीखें। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अर्थ है यह जानना और मानना कि मेरी संस्कृति ही एकमात्र सही संस्कृति नहीं है। हर संस्कृति में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे अद्वितीय और मूल्यवान बनाता है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरी संस्कृतियों से सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में संवाद की शैली बहुत भिन्न होती है। कुछ संस्कृतियों में सीधी और स्पष्ट बात करना सम्मान का संकेत माना जाता है। अन्य संस्कृतियों में संकेतों और अप्रत्यक्ष संवाद को अधिक सभ्य माना जाता है। कुछ संस्कृतियों में व्यापार की बातचीत से पहले व्यक्तिगत संबंध बनाना आवश्यक है। अन्य में सीधे काम की बात करना अधिक पसंद किया जाता है। एक सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति इन अंतरों को जानता है और उनके अनुसार अपने संवाद को समायोजित करता है। यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने देश में भी आवश्यक है। भारत जैसे विविध देश में एक ही भाषा बोलने वाले दो व्यक्तियों में भी सांस्कृतिक अंतर हो सकते हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है जिज्ञासा और विनम्रता के साथ दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानना। किताबें पढ़ें, यात्राएं करें, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से मिलें, उनकी कहानियां सुनें। हर बार जब आप किसी नई संस्कृति के बारे में कुछ नया सीखते हैं तो आपका मानसिक संसार थोड़ा और विस्तृत होता है। पूर्वाग्रहों के बारे में एक कठिन परंतु आवश्यक बात करनी है। हम सब में पूर्वाग्रह होते हैं। यह हमारे पालन पोषण, हमारे अनुभवों और हमारी संस्कृति से आते हैं। इन्हें पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं हो सकता, परंतु इनके बारे में जागरूक होना और इन्हें अपने निर्णयों पर हावी न होने देना संभव है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो अपने मन में उनके बारे में जो पहली धारणाएं बनती हैं उन्हें पहचानें और फिर उन धारणाओं को एक तरफ रखकर उस व्यक्ति को एक खुले मन से जानने का प्रयास करें। यह अभ्यास न केवल आपको बेहतर संबंध बनाने में सहायता करेगा, बल्कि आपकी सोच को भी अधिक उचित और न्यायसंगत बनाएगा। सांस्कृतिक विविधता की इस समझ के साथ हम अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सामाजिक बुद्धिमत्ता की यात्रा को पूर्ण करता है, और वह है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला। अध्याय 14। उद्देश्यपूर्ण जीवन और सामाजिक विरासत। हर मनुष्य के मन में एक गहरी इच्छा होती है कि उसका जीवन सार्थक हो, कि वह इस दुनिया में आया
और कुछ अर्थपूर्ण छोड़ गया। यह इच्छा ही उद्देश्य की तलाश है, और सामाजिक बुद्धिमत्ता उस उद्देश्य को खोजने और उसे जीने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्देश्य खोजने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। पहला, आप क्या करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है और समय का ध्यान नहीं रहता? दूसरा, आप किस कार्य में इतने अच्छे हैं कि दूसरे आपसे सहायता मांगते हैं? और तीसरा, दुनिया को किस चीज की आवश्यकता है जो आप दे सकते हैं? जब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो वहां आपका उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्ण जीवन और सामाजिक बुद्धिमत्ता का संबंध ये है कि जब आप अपने उद्देश्य के अनुरूप जीते हैं, तो आप एक विशेष प्रकार का आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लोग उद्देश्यपूर्ण लोगों की ओर खींचते हैं क्योंकि उनमें एक स्पष्टता होती है, एक ऊर्जा होती है, एक दिशा होती है। और जब आप अपने उद्देश्य के माध्यम से दूसरों की सेवा करते हैं, तो आप एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आपके बाद भी बनी रहती है। सामाजिक विरासत का अर्थ है वह प्रभाव जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं। यह प्रभाव आपकी संपत्ति नहीं है, आपके पद नहीं है, आपके पुरस्कार नहीं है। यह प्रभाव है वे लोग जिनके जीवन को आपने छुआ, जिन्हें आपने प्रेरित किया, जिनकी आपने सहायता की। यह प्रभाव है वे मूल्य जो आपने अपने व्यवहार से दूसरों तक पहुंचाए। जब आप अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता को निखारते हैं, तो आप केवल अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाते, आप उन सभी लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं। आप एक लहर की तरह होते हैं जो तालाब में एक पत्थर फेंकने से उत्पन्न होती है और दूर तक फैलती जाती है। इसीलिए सामाजिक बुद्धिमत्ता केवल एक व्यक्तिगत कौशल नहीं है, यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। जब आप बेहतर तरीके से सुनते हैं, बेहतर तरीके से संवाद करते हैं, बेहतर तरीके से संबंध बनाते हैं, तो आप एक बेहतर समाज बनाने में योगदान देते हैं। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सकता है। अध्याय 15, समापन और नई शुरुआत। हम इस यात्रा के अंत पर आ गए हैं, परंतु वास्तव में यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि सामाजिक बुद्धिमत्ता की यात्रा कोई गंतव्य नहीं है जहां आप पहुंच जाएं और रुक जाएं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक जीवन भर की साधना है। इस पुस्तक में हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि सामाजिक बुद्धिमत्ता 5 स्तंभों पर खड़ी है: आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, सामाजिक कौशल और प्रेरणा। हमने जाना कि सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि शरीर की भाषा और मौन अत्यंत शक्तिशाली संवाद के माध्यम हैं। हमने जाना कि पहली छाप और स्थायी प्रभाव कैसे बनाएं। हमने जाना कि गहरे संबंध कैसे पोषित करें। हमने जाना कि प्रभावशाली नेतृत्व क्या है। हमने जाना कि कठिन परिस्थितियों में कैसे संवाद करें। हमने जाना कि विभिन्न व्यक्तित्वों को कैसे समझें। हमने जाना कि डिजिटल युग में सामाजिक बुद्धिमत्ता कैसे बनाए रखें। हमने जाना कि भावनात्मक लचीलापन कैसे विकसित करें। हमने जाना कि करुणा और सेवा की शक्ति क्या है। हमने जाना कि दैनिक अभ्यास से जीवन को कैसे बदलें। हमने जाना कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान कैसे करें। और हमने जाना कि उद्देश्यपूर्ण जीवन और सामाजिक विरासत क्या है। यह सब ज्ञान है, परंतु अब इस ज्ञान को अनुभव में बदलना आपके हाथों में है। एक छोटी सी कहानी से इस यात्रा को समाप्त करते हैं। एक बार एक युवक एक महान गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दें। गुरु ने उसे एक खाली कटोरा दिया और उसमें पानी भरने को कहा। जब युवक पानी लेकर आया,
तो गुरु ने कहा कि अब इस पानी को उस कटोरे में डालो। युवक ने देखा कि कटोरा पहले से पानी से भरा हुआ था। उसने कहा कि गुरुजी, यह कटोरा तो पहले से भरा हुआ है, इसमें और पानी कैसे डालूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल यही बात तुम्हारे मन पर भी लागू होती है। जब तक तुम पहले से भरे हुए हो, अपनी धारणाओं से, अपने अहंकार से, अपने पूर्वाग्रहों से, तब तक कोई नया ज्ञान, कोई नई समझ, कोई नया दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। सामाजिक बुद्धिमत्ता की यात्रा उसी खाली कटोरे से शुरू होती है। एक खुला मन, एक जिज्ञासु हृदय और एक विनम्र आत्मा। आज से, इसी क्षण से उस यात्रा को शुरू करें। किसी एक व्यक्ति को आज थोड़ा अधिक ध्यान से सुनें। किसी एक व्यक्ति को आज ईमानदारी से धन्यवाद दें। किसी एक परिस्थिति में आज थोड़ा अधिक धैर्य रखें। यह छोटे छोटे कदम मिलकर एक असाधारण यात्रा बनाते हैं। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। हर वह व्यक्ति जो यह पुस्तक पढ़ रहा है, वह इसी यात्रा पर है। और हम सब मिलकर एक समय में एक संबंध, एक समय में एक संवाद, एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो अधिक समझदार, अधिक दयालु और अधिक जुड़ी हुई हो। यह पुस्तक यहाँ समाप्त होती है, परंतु आपकी कहानी अभी शुरू होती है। आगे बढ़ें, सीखें, जुड़ें और अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता को उस ऊंचाई तक ले जाएं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब इंसान और इंसान के बीच की दूरी कम होती है, जब समझ बढ़ती है, जब करुणा बहती है, तो यही वह संसार बनता है जिसमें जीना सार्थक लगता है।